हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था, उसका पूरा विस्तार, उसका उद्भव के क्या कारण थे, उसका अंत के क्या कारण थे, कैसे हुआ। तो जिसमें हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिए थे। और उसके बाद हमने लास्ट पे देखा था कि जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो कौन था? बृहदर था। उसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने और तभी से शुंग वंश स्टार्ट हुआ। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम उनकी चर्चा करते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम केवल यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इसकी हमें पूरी कहानी नहीं लेना है, हमें केवल प्री के क्रैश कोर्स के हिसाब से देखना है कि इसके इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या क्या हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले शुंग एवं कर्ण वंश के बारे में। तो पहले मैं बता देता हूँ शुंग वंश। ठीक है दोस्तों, तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने क्या किया था, वो सेनापति थे किसके? मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम राजा थे बृहदत्त, उसके सेनापति थे। उसी ने क्या किया, बृहदत्त की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। और ये जो शुंग थे वो ब्राह्मण जाति के थे, ये ब्राह्मण जाति के थे और उज्जैन के रहने वाले थे। माना जाता है ये उज्जैन के रहने वाले थे, जिन्होंने जब इनका राज हुआ, जब राज्य इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो विदिशा को बनाई। जैसा कि हम जानते हैं हिंदू यूनानी जो शासक था एक मिनांडर, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जब हिंदू यूनानी आए थे तो एक मिनांडर एक हिंदू यूनानी शासक था, उसको शुंग ने हराया था। ठीक है दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग ने किसको हराया था? मिनांडर को हराया था। और जो बरहुत स्तूप की, मैं एक एक करके थोड़े पॉइंट लिख देता हूं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम शुंग। ठीक है, शुंग वंश की बात करें तो ये कहाँ के थे? उज्जैन के रहने वाले थे, उज्जैन के। और जो राजधानी बनाई वो क्या बनाई इन्होंने? विदिशा। जो राजधानी थी इनकी विदिशा मानी जाती, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल एक महत्वपूर्ण तथ्य ले रहे हैं इनके बारे में कि क्या है। और ये कौन थे? ब्राह्मण जाति के थे। इन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो हमें पता है कि उस टाइम तक बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचलन था। बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा था और ब्राह्मण धर्म नीचे, ब्राह्मण जो जाति थी वो नीचे होती जा रही थी। तो उस टाइम क्या किया, शुंग ने ब्राह्मण जाति को ऊपर उठाने का बहुत प्रयास किया और उठाया भी। तो इसलिए इसको वर्ण व्यवस्था, क्योंकि हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था में सबसे प्रतापी कौन माने जाते थे? ब्राह्मण माने जाते थे। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षण इन्हीं को माना जाता है, शुंग को। तो इन्होंने ब्राह्मण धर्म को उठाया। अगर हम बात करें हिंदू यूनानी के, मिनांडर को जो हराया था वो किसने हराया था? शुंग ने हराया था, पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। और बरहुत स्तूप की जो स्थापना है, क्योंकि यहाँ पे हम महत्वपूर्ण तथ्य ले रहे हैं, बरहुत स्तूप, बरहुत स्तूप की जो स्थापना है वो किसने करवाई थी? पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बस छोटी सी इसकी कहानी। और हम बात करें सबसे अंतिम राजा कौन थे इसके, तो सबसे अंतिम राजा थे इसके देवभूति। कौन थे? देवभूति, जिनकी हत्या कर दी थी किसने? अंतिम राजा, यहां लिख देता हूं, अंतिम राजा देवभूति थी, जिनकी हत्या करके किसने? वासुदेव ने, वासुदेव ने इनकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। कब? समथिंग 73 ईसा पूर्व में अंतिम राजा थे, इनकी हत्या किसने की थी? वासुदेव ने की थी और कर्ण वंश की स्थापना की। अब माना जाता है कर्ण वंश का जो, देखो कर्ण वंश में ज्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ है ही नहीं कर्ण वंश में, केवल स्थापना किसने की थी वो देख लो और अंतिम राजा कौन था वो देख लो। उसके बाद जिसमें ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट ऐसे है नहीं है जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, तो थोड़ा सा लिख देते हैं। जो देवभूति थे, अंतिम राजा देवभूति, इनकी हत्या किसने की थी? वासुदेव ने, वासुदेव ने। और कण्व वंश की स्थापना की, कण्व वंश। ठीक है, वासुदेव थे
पहले शासक थे कर्ण वंश के, और जो अंतिम शासक माने जाते हैं वो थे सुशर्मा। अंतिम शासक किसके? कर्ण वंश के, सुशर्मा। तो ये था दोस्तों, ये शुंग थे और जो कण्व थे ये ब्राह्मण जाति के ही थे दोनों। दोनों किसके थे? ब्राह्मण जाति के ही थे। हमें अब जो पढ़ना है वो थोड़ा सा देखेंगे सातवाहन युग के बारे में। सातवाहन का युग क्या था? सातवाहन शासक के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने योग्य है, जो अंतिम शासक कौन थे? कर्ण वंश के थे। ठीक है, वो कर्ण वंश के कौन थे? सुशर्मा। तो सुशर्मा की ही हत्या की थी। सुशर्मा की हत्या की थी किसने? सिमुख ने। और जो सिमुख थे वो थे सातवाहन। ठीक है, सातवाहन। तभी सिमुख ने ही सातवाहन जो शासक का क्या किया? संस्थापना कर दी उसकी। सातवाहन युग वहीं से आया है। तो दोस्तों ये तो हो गया थोड़ा सा शुंग और कर्ण के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने तुम्हें दिखाई दिए थे। यहाँ पे एक चीज और लिख देना, मिनांडर की, जो शुंग ने मिनांडर को हराया था। ठीक है, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया था, ये नोट कर लेना। तो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे सातवाहन युग की। सातवाहन युग, सातवाहन युग। तो सातवाहन युग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो सातवाहन युग हुआ वो हुआ उत्तर में। देखो जैसे कि हम देख रहे हैं, उत्तर में थे शुंग। उत्तर में कौन थे? शुंग थे। और बाद में उसके बाद कौन आए थे? कण्व आए थे। ठीक है, लेकिन फिर हम देखते हैं दक्कन में और जो मध्य भारत में। तो दक्कन और मध्य भारत में आए थे सातवाहन। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो पहले जो राजा थे सातवाहन के वो थे सिमुख, जिन्होंने 60 ईसा पूर्व में, पहले संस्थापक कौन थे इसके? पहले या फिर पहले संस्थापक नहीं, संस्थापक। संस्थापक कौन थे? सिमुख। संस्थापक थे सिमुख। इन्होंने ही, सिमुख ने ही क्या किया था? कर्ण वंश के जो अंतिम राजा थे सुशर्मा, उनकी हत्या की थी और सातवाहन वंश का निर्माण किया, मतलब संस्थापना की सिमुख ने। ठीक है दोस्तों, कब की थी? लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन की स्थापना। देखो सातवाहन को हम यहाँ पे एक चीज और कहते हैं, सातवाहन को आंध्र वंश भी कहा जाता है। सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। सातवाहन वंश को क्या कहा जाता है? आंध्र वंश भी कहा जाता है। अगर हम इसकी और आगे बात करें तो सातवाहन राजाओं ने ही बहुत सारे जो मुद्राएं थी, सिक्के थे, उनका प्रचलन किया था। जैसे कि सोने के नहीं, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, शीशे के सिक्के, मतलब लेड, जिसको इंग्लिश में लेड कहते हैं, और पोटीन के सिक्के और कांसे के सिक्के। तो ये सिक्के का प्रचलन, जो मुद्राएं थी, कौन कौन सी? जैसे कि बात करें तांबे, ठीक है, कांसा, कांसा, चांदी, शीशा तथा पोतीन। ठीक है, ये सिक्के। और जो सबसे ज्यादा जो सिक्के थे वो थे कांसे के। कांसे के सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं सातवाहन युग के। और जो कांसा, सॉरी कांसा नहीं, शीशा, शीशे के सबसे ज्यादा क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। और जो शीशा मंगाया जाता था वो मंगाया जाता था अफगानिस्तान से, क्योंकि भारत तो में जो आधुनिक भारत है, यहाँ पर शीशा नहीं होता था, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। अगर हम थोड़ा और आगे चले तो जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान की बात आती है, ब्राह्मणों को पहले क्या दिया जाता था? जैसे कि हम बहुत पहले पढ़ते आ रहे थे उत्तर वैदिक काल वगैरह में, तो ब्राह्मणों को क्या देते थे? पहले गाय देते थे और दास दासियां दे देते थे काम कराने के लिए। लेकिन जो पहली बार जब ब्राह्मणों के दान की बात आई, वो सातवाहन युग में पहली बार क्या देने लगे थे? भूमि देने लगे थे, मतलब जगह देने लगे थे। तो अब वो जगह देने का प्रचलन सबसे पहले सातवाहन युग में हुआ। तो माना जाता है एक अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है राजा महाराजा लोग करवाते थे अश्वमेध यज्ञ। उसमें क्या होता था? जो राजा का जो घोड़ा था वो
जिस जिस जगह जाता था वो जगह राजा की मान ली जाती थी, मतलब ताकत मान ली जाती थी। तो अश्वमेध यज्ञ कराने पर एक ब्राह्मण को भूमि दान दिया गया था। ठीक है। सातवाहनों की अगर हम महत्वपूर्ण स्थापत्य की बात करें, ये देखो अश्वमेध भूमिदान का जो प्रमाण मिलता है वो कहां से मिलता है? बानाघाट अभिलेख से। यहां पर लिख देते हैं ब्राह्मण को पहली बार, ठीक है, पहली बार ब्राह्मण को भूमिदान जो दिया था, भूमिदान का प्रमाण कहां से मिलता है? बानाघाट अभिलेख से। प्रमाण बानाघाट अभिलेख से मिलता है। बानाघाट अभिलेख से मिलता है। अगर हम बात करें जो सातवाहन युग की महत्वपूर्ण कृतियां मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके टाइम पे थी, जैसे कि हम बात करें अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, वो सब सातवाहन युग की ही थी। कौन कौन सी? अजंता तथा एलोरा की गुफाएं, नाम सुना होगा। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, सब किसकी थी? और ये सातवाहन युग की थी। और जो कार्ले का चैत्र, पहले चैत्य बनाए जाते थे, ठीक है, कार्ले का चैत्य, ये भी किसकी थी? प्रमुख कृतियां हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं प्रमुख कृतियां। सातवाहन युग की जो प्रमुख कृतियां हैं, जो फेमस चीज थी, जैसे कि अजंता, एलोरा की गुफाएं, कार्ले का चैत्य, तो सब उनके आदि और भी चीजें थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया थोड़ा सा। अगर हम बात करें थोड़ी और इसकी देख लेते हैं, जैसे कि प्राकृत भाषा कौन सी थी इनकी? जो प्राकृत भाषा यूज करते थे, अगर प्राकृतिक ग्रंथ की बात करें तो एक ग्रंथ होता था गाथा सतसई, जिसको गाथा सप्तशती बोलते हैं। प्राकृतिक ग्रंथ, एक ग्रंथ था प्राकृतिक ग्रंथ, गाथा गाथा सप्तशती, ठीक, गाथा सप्तशती, सप्तशती एक ग्रंथ है। ये कब था? सातवाहन युग में ही था। गाथा सप्तशती को गाथा सप्तशई भी बोलते हैं। गाथा सप्तशई, गाथा सप्तशई भी बोला जाता है। तो ये ग्रंथ है किसके समय का? सातवाहन युग के समय का। तो ये सब किसने की थे? जो राजा थे सातवाहन के, उन्हीं की रचना है ये सात गाथा सप्तशती, राजा सातवाहन के रचना है। ये तो केवल थोड़ा सा सातवाहन के बारे में हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर दे सकते हो, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं ना वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, इतना सफिशियंट है। मेंस की हम बात नहीं कर रहे, हम प्री में देखेंगे अभी हाल फिलहाल। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद आए चेदी राजवंश। चेदी, तो चेदी में भी ज्यादा कुछ है नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसके बाद आए थे चेदी, जो ये खादा क्वेश्चन अगर बाई चांस आ गया तो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं चेदी राजवंश। जो चेदी राजवंश था वो कलिंग में था। जैसे कि हम जानते हैं अशोक की मृत्यु के बाद, जब अशोक की मृत्यु हुई तो कलिंग पर, क्योंकि हम जानते हैं कि अशोक ने पहले ये एक ही युद्ध किया है, कलिंग का युद्ध, ठीक है, उसमें जीत हासिल हो गई थी, बहुत सारे लोग भी मारे गए थे, तो उसके बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया, धम्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म का, ठीक है, धम्म। तो मतलब शांति का, मतलब लड़ाई नहीं करना है, बिल्कुल प्रजा के बारे में सोचना है, सब कुछ अशोक ने ऐसा सोच लिया था। तो कलिंग में जब आया राज, तो चेदी राज आया। कौन सा? चेदी राजवंश। तो ये कब की बात है? पहली शताब्दी की बात है, जब अशोक की मृत्यु होने के बाद, बहुत बाद में, पहली शताब्दी की बात है। तो कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ, और जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है चेदी राजवंश का, वो माने जाते हैं खारवेल। ठीक है, खारवेल। अगर मैं बात करूं चेदी राजवंश, चेदी राजवंश, इस चेदी राजवंश तो एक तकरीबन एक सदी, मतलब एक सदी ईसा पूर्व में इसका उदय हुआ, और अशोक की मृत्यु के बाद ही हुआ था। ठीक है, ये कलिंग में, कलिंग कलिंग में हुआ था। ठीक है, कलिंग में।
और जो इसके प्रतापी राजा जो माने जाते हैं, सबसे महान राजा वो माने जाते हैं खारवेल, प्रतापी राजा खारवेल। अगर क्वेश्चन पूछेंगे खारवेल कौन से वंश के राजा थे, तो चेदी वंश के राजा थे, और ये थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने ही जैन मुनियों के लिए, जो जैन मुनि थे, वहां पर उदयगिरी की पहाड़ियों पर गुफा का निर्माण करवाया। उदयगिरी की पहाड़ियों पर किसने? खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया। तो उदयगिरी पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण जैन मुनियों के लिए किसने करवाया था? खारवेल ने, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। और किसके थे ये? कौन से वंश के थे ये? चेदी राजवंश के कौन थे? राजा थे, सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। अगर मैं, आप देखो, ये तो हो गया छोटे-छोटे राजवंश। कौन? शुंग राजवंश, कण्व राजवंश, सातवाहन राजवंश और चेदी राजवंश। छोटे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने वो यहाँ पे ले लिए। अब हम बात करते हैं हिंद यूनानियों की। हिंद यूनानी मतलब जो बाहर से जो लोग आते थे भारत पे आक्रमण करने के लिए, उनकी बात करते हैं। ठीक है, उनमें भी हम ऐसे नहीं देखेंगे सभी के बारे में। जैसे कि हमें पता है सिकंदर आया था सबसे पहले ऐसे, तो हम जो देखेंगे वो तो हम पहले देख चुके हैं। अब देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण राजा ऐसा कौन था जिसने राज किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो प्री में आ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो, प्री के पेपर भी देख सकते हो। पहले मैं ये बता दूं, ये पढ़ लिए, वीडियो देखने के बाद आप प्री के पेपर सॉल्व कीजिए, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य जो प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पूरी कहानियां नहीं लेना, हमें मेंस के हिसाब से यहाँ पर नहीं देखना। मेंस का भी टाइम आएगा, हम वहाँ पर भी मेंस का भी क्रैश कोर्स चलाएंगे, वहाँ पर मैं बताऊंगा कि लिखना कैसे है, कैसे पढ़ना है, पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। वहाँ पे आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं इसके। तो अब बात करते हैं हिंद यूनानी की। जैसे कि हम जानते हैं लगभग 200 ईसा पूर्व में जब अशोक का टाइम खत्म हो गया था, उस टाइम पे बहुत सारे बाहरी आक्रमण होने लगे थे। बहुत सारे भारी आक्रमण होने लगे, यूनान से जो लोग आते थे आक्रमण करते थे भारत में। बस सिकंदर आया था, वो किस लिए आया था? कि भारत पे आक्रमण किस वजह से किया था? माना जाता है कि उनका कहना था कि भारत बहुत ज्यादा पैसे वाला देश है, केवल पैसे के लालच में ही वो आया था। जैसे कि हम बात करें सबसे जो हिंदू यूनानी का सबसे प्रतापी राजा, प्रतापी मतलब सबसे महत्वपूर्ण राजा, वो था मिनांडर, जिसको क्या कह देते हैं? मिलिंद भी कह देते हैं। जैसे कि अभी बताया था, शुंग और शकों ने किसको हराया था? ये शुंग और शक पढ़ रहे थे, कण्व, शुंग और कण्व। तो मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो वही मिनांडर की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो लगभग 200 ईसा पूर्व में बहुत सारे हमले हुए। तो जब एक राजा, हिंदू यूनानी का एक राजा, जिसको मिनांडर कहते हैं और इसका एक और नाम है मिलिंद भी कहा जाता है, तो मिनांडर आया, ठीक है, उसने युद्ध किया। तो उसको उसने, अगर बात करें मिनांडर की, हिंदू यूनानी, ठीक है, हिंदू यूनानी, हिंदू यूनानी का जो सबसे प्रतापी राजा था, प्रतापी राजा, वो कौन था? मिनांडर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मिलिंद, मिलिंद भी कहा जाता है। ठीक? अगर हम मिलिंद की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसको वो जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, वो दी थी नागसेन ने, जिसको नागार्जुन भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का। और इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? नागसेन ने, नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और जो नागसेन का जो एक और नाम था वो था नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आ गई। ये तो अब जो नागार्जुन, जो सॉरी मिलिंद जो था, इसने बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे प्रश्न किए कि बौद्ध धर्म कैसा है, कैसे क्या पालन करना चाहिए, इसमें क्या है। बहुत सारे प्रश्न किससे पूछे थे? नागार्जुन से, या फिर नागसेन से कह सकते हो। इनसे क्वेश्चन पूछे कि क्या है क्या नहीं है। तो नागार्जुन में भी बहुत सारे सवाल मतलब जवाब दिए इसके बारे में। तो इसके बारे में जो लिखा मिलेगा ना अपन को, एक किताब है इनकी, कौन सी?
मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो इसका मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पन्हो इसका मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। एक किताब है, इसमें बहुत सारे जो मिलिंद ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे बौद्ध धर्म को लेकर, और जो नागार्जुन ने या फिर नागसेन ने इसके बारे में उत्तर भी दिए थे, तो उसका पूरा लेख कहाँ मिलेगा, इसमें मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न में मिलेगा। तो और यहाँ पे इन्होंने हिंदू यूनानी जो आए थे, मिलिंद जो था इसने सबसे पहले हिंदू यूनानी में सबसे पहले क्या किए थे, सोने के सिक्के का चलन, सोने के सिक्के सबसे पहले, सोने के सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानी ने ही चालू किए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थोड़ा सा हिंदू यूनानी का भी हो गया, जिसमें कहानी कुछ ज्यादा है नहीं है, जो इम्पोर्टेंट और होगा कहानी के तौर पे तो मैं उसको कहानी के तौर पे भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है कि इसका केवल फैक्ट हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अब हम बात करेंगे शक शक राजवंश की। शक राजवंश की हम जैसे बात करें सब, इसके बाद पहले कौन आए थे, हिंदू यूनानी आए थे, उसके बाद आए थे हमारे शक। जो प्रथम शक राजा जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं राजा मो, राजा मो माने जाते हैं। ठीक है, माना जाता है कि जो हिंदू यूनानी ने राज किया था उससे ज्यादा राज किसने किया था, शक ने किया था, तकरीबन 400 साल तक इन्होंने राज किया था। तो इसके जो संस्थापक माने जाएंगे वो कौन है, जो इसके संस्थापक माने जाएंगे वो राजा मो, राजा मो, मो, ठीक है, राजा मो माने जाते हैं। हो गया दोस्तों, अब बात करते हैं जैसे उज्जैन के एक राजा ने शकों को हरा जा, जो शक थे बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो गए थे ये तकरीबन 400 साल तक। तो जब ये आ रहे थे भारत में, तो उज्जैन के एक राजा थे, उनने क्या किया, शकों को हराया, क्योंकि ये ताकतवर थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इनको हराना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो एक राजा थे उज्जैन के, उन्होंने शक को हराया। वो अपने आप को विक्रमादित्य कहता था, जो राजा था, राजा ने कहाँ का राजा था, उज्जैन का। ठीक है, उसने क्या किया, शकों को हराया, वो अपने आप को क्या कहता था, विक्रमादित्य। तो तभी से एक इस नाम को एक उपाधि के रूप में मान लिया गया, क्योंकि वो राजा उज्जैन का छोटा सा राजा होगा और उसने शकों को हराया। ठीक है, शक उस टाइम पे ताकतवर थे, तो हाँ बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो इस टाइम से जो प्रतापी राजा होते थे, जो ताकतवर राजा होते थे, जिनमें साहस ज्यादा होता था, तो उनको इस उपाधि से दर्शाया जाने लगा। कौन सी उपाधि, विक्रमादित्य। ऐसे विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले भारत में 14 राजा हुए, जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण था वो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, मौर्य साम्राज्य के नहीं बाद की, क्योंकि ये तो बाद में ही हराया ना, मौर्य तो पहले ही चले गए थे। तो जब गुप्त साम्राज्य आएगा तो चंद्रगुप्त आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको क्या विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। वो कैसे मिली थी मैं हम उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। तो यहाँ पे ये राजा ने शकों को हराया, विक्रमादित्य उसको अपने आप को मानता था, तो विक्रमादित्य हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें जो शक थे, इनकी 5 शाखाएं थी, जो शक की 5 शाखाएं। ठीक है, तो और जो शाखाएं थी वो कहाँ कहाँ थी, भारत में थी और अफगानिस्तान में थी। कहाँ पे, भारत तथा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में, अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि बात करें भारत में कहाँ कहाँ थी, जैसे कि भारत में पंजाब में थी, मथुरा में थी, पूर्वी भारत में थी, अफगानिस्तान में थी एक शाखा। तो ऐसी 5 शाखाएं थी, कहाँ कहाँ थी, भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग जगह पर। अब उसके नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने थोड़ा बोल दिया, इसको नोट करना है तो कर लेना। तो ये बात हो गई।
और जो शक का जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है वो माना जाता है रुद्रदामन। कौन? रुद्रदामन, प्रतापी राजा। रुद्रदामन राजा कौन से वंश का था? वो शक वंश का था। जो शक लोग थे ना, जो शक वंश के जो राजा थे, वो अपने आप को एक चीज बोलते थे, क्षत्रप। क्या बोलते थे? क्षत्रप। शक राजा अपने को क्या बोलते थे? क्षत्रप। क्षत्रप बोलते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया तुम्हारा शक के बारे में थोड़ा सा। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी जल्दी इसलिए निकाल रहा हूं मैं इसको। जब इंपॉर्टेंट जैसे कि कुछ कहानी के तौर पे आएगी कि ये वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थोड़ी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था भी देख लेंगे। यहाँ पे केवल इनके फैक्ट हैं, जो फैक्ट ही आते हैं ज्यादातर। तो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो है प्री के कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, बस वो फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम। अगला जो शासक है कुषाण। अगला शासक कुषाण। कुषाण, जो कुषाण है ना, उनको यूची तथा तोखरी भी कहते थे। क्या कहते थे? यूची या तोखरी। यूची और तोखरी भी कहते थे। तो इनमें से ही एक यूची जो नामक का एक कबीला था। ये क्या है? यूची। एक यूची और एक तोकरी। ऐसे ही एक यूची नामक एक कबीला था। उस कबीले में 5 कुल थे। उस कबीले में 5 कुल थे और उसी कुल का एक राजा था कुषाण। उस कुल का एक राजा था कुषाण। कुषाण राजवंश वहीं से आया। आया समझ में? क्यों? यूची और तोखरी। ठीक है, तो यूची और तोखरी भी कह सकते हैं। यूची का एक कबीला था, उस कबीले के थे 5 कुल। उस कुल में से जो एक राजा था वो था कुषाण, और वहीं से कुषाण वंश की स्थापना हुई। ठीक है, अब बात करें इसके जो संस्थापक थे। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिकेस। कुजुल कड़फिसेस। थोड़ा नाम अटपटा है याद रखने के लिए। संस्थापक है ये, संस्थापक। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। अगर इसके सबसे प्रतापी राजाओं की बात करें तो सबसे जो प्रतापी राजा थे वो माने जाते हैं कनिष्क। कनिष्क का नाम बहुत बार आया हुआ है, बताऊंगा आगे जाके इतिहास में। तो जो सबसे प्रतापी राजा थे उसके कौन थे? कनिष्क, जिसकी राजधानी पेशावर, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है। ठीक है, वहां पर कनिष्क की राजधानी थी और 2 राजधानियां थी, एक पुरुषपुर जिसको पेशावर कहते हैं और दूसरी राजधानी थी मथुरा में। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा कौन था इसका? कनिष्क। कनिष्क, इसकी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर कहते हैं और दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा में थी। अगर कनिष्क की बात करें तो एक संवत चलाया। संवत, कनिष्क के बारे में कुछ डिटेल लिखी रहती है। कनिष्क का एक संवत चलाया 78 ईसा पूर्व में, मतलब आज से तकरीबन बात करें तो 2100 साल पहले 78 ईसा पूर्व में एक कनिष्क का संवत चलाया, जिसका जो आज भी, जिसको कनिष्क संवत की बात करें, कनिष्क संवत, देखो यहाँ पे एक चीज है जो पूछी जा सकती है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। कनिष्क का जो संवत था उसका नाम था शक संवत। अगर आ गया क्वेश्चन तो बहुत से ये सोच लेंगे कि ये शक राजवंश ने चलाया होगा, शक संवत नहीं, ये कनिष्क ने चलाया था शक संवत। इसका पालन आज भी हो रहा है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार इसका ही पालन कर रही है और अपना मतलब जो प्रशासन है वो आगे बढ़ा रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया थोड़ा सा कनिष्क के बारे में। और बात करें तो कनिष्क कौन से धर्म के थे, तो कनिष्क की बात करें इसके भी, तो कनिष्क जो राजा था बहुत थोड़ा प्रतापी था और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत सारे इन्होंने अच्छे अच्छे काम भी किए थे, तो इनके बारे में पढ़ना थोड़ा ज्यादा है, तो इसके बारे में थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। तो कनिष्क का
जो था धर्म वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भी 2 यानों में बटा हुआ था। तो महायान और हीनयान। तो ये कनिष्क थे, वो थे बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के। ठीक है? बौद्ध के महायान, ठीक है? महायान संप्रदाय के थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के थे। अगर हम बात करें आरंभिक में कुषाण शासकों ने सोने की मुद्राएं चलाई थी। ठीक है? बहुत ज्यादा ही कुषाण शासकों ने देखो जो शुरुआत की थी वो तो की थी हिंदू यूनानियों ने सोने के सिक्के चलाने की, लेकिन जब बात आई कुषाण की तो कुषाण ने तो बहुत सारे सोने की मुद्राओं का प्रचलन चलाया शुरू में, स्टार्टिंग में। बाद में थोड़ा कमजोर होता गया, सोने की मुद्राएं कम होती गई, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब आए थे तो इन्होंने सोने की मुद्राएं बहुत ज्यादा भारी मात्रा में चलाई थी। ठीक है? और इन्होंने जैसे कि उत्तर में तांबे और उत्तर पश्चिम में तांबे के सिक्के भी चलाए। कौन कौन से? सोने के मुद्राएं, ठीक है, भारी मात्रा में। और बात करें उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में तांबे के सिक्के भी इन्होंने चलाए। अब बात करें कनिष्क का जो राजवैद, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए बता रहा हूं। कनिष्क का जो राजवैद था वो आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था जिसका नाम था चरक। क्या नाम था? कनिष्क के जो राजा वो राजवैद था, कनिष्क का राजवैद, उसका नाम क्या था? चरक। ये आयुर्वेद का बहुत ही विख्यात विद्वान था। कौन? चरक। जिसने क्या किया? चरक संहिता की स्थापना की। चरक संहिता किसने? इन्होंने की थी, चरक संहिता। अगर क्वेश्चन आया चरक संहिता कौन से वंश में स्थापित हुई थी या कौन ने की थी, तो चरक ने की थी कुषाण वंश में, और कुषाण वंश के कौन से? कनिष्क का एक राजवैद था उसने। ठीक है? तो ये बात हो गई विद्वान चरक ने तो चरक संहिता की स्थापना की। अगर हम बात करें राजकवि, राजकवि भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नाम इसका भी है जिसको अश्वघोष कहते हैं। ठीक है? कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने एक बुद्ध चरित की रचना की। बुद्ध चरित का मतलब होता है बुद्धों की रामायण। मान सकते हो बुद्धों बौद्धों की रामायण, जैसे कि हिंदुओं की रामायण होती है राम और लक्ष्मण सीता जो भी है, तो ऐसे ही बौद्धों की रामायण जिसको बौद्ध चरित्र भी कहते हैं वो उसकी स्थापना की थी, इसीलिए हम इनको राजकवि को याद रखते हैं। तो कनिष्क का जो राजकवि था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। ठीक है? इसी ने क्या किए थी? बौद्ध चरित। बौद्ध चरित मतलब बौद्धों की रामायण चरित की रचना। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा और हो गया। और आगे चलते हैं। तो जो कनिष्क के दरबार की विभूति में नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा गया है। ठीक है? इनमें दरबार में बहुत सारे विभूति थे, जैसे कि मैंने बताया राजकवि है, राजवैद हैं, दरबार के या यानी के कनिष्क के। तो एक और था, कौन? नागार्जुन। कौन था? नागार्जुन। नागार्जुन। ठीक है? नागार्जुन, इनको क्या कहा गया है? भारत का आइंस्टाइन कहा गया है। भारत का आइंस्टीन। ठीक है? हिंदी में आइंस्टीन और इंग्लिश में आइंस्टाइन कहते हैं। तो भारत का आइंस्टाइन इनको कहा गया क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा दिमाग था। अब बात करें कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो था वासुदेव। ठीक है? कुषाण का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा और हो गया, मतलब अंतिम तो हमें याद रखनी पड़ेगा ना, वासुदेव था। और ये कुषाण राजा अपने आप को क्या कहते थे? देवपुत्र कहते थे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा जो अशोक का जो नाम था प्रियदर्शनी था, मतलब देवों का प्रिय, ऐसी था ना। तो ऐसे यहाँ पर देवपुत्र, देवपुत्र कौन थे? कुषाण राजा थे। ये कहाँ से आए थे? इन्होंने देवपुत्र के जो लिया था ना वो चीनियों से लिया था। चीनियों से मतलब वो क्या कहते थे, जो वहां के जो राजा होते थे वो उनको स्वर्ग का राजा बोलते थे, स्वर्ग का पुत्र। सॉरी, जो चीनी जो लोग थे वो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। तो वहीं से इन्होंने क्या कर लिया?
जो कुषाण राजवंश थे ये अपने आप को क्या कह देते थे? देवपुत्र कह देते थे। देखो यहाँ पर ये ज्यादा पढ़ा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट ज्यादा थे। कुषाण को देवपुत्र कहा जाता था, ठीक है, देवपुत्र कहा जाता, अपने आप को कहते थे देवपुत्र, ठीक है। वो कहाँ से? चीनियों से लिया हुआ था वो, कि अपने राजा को क्या कहते थे? स्वर्ग का पुत्र कह देते थे। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हो गया, कुषाण के बारे में। अगर हम बात करें सातवाहन की, तो सातवाहन युग की बात करें, ये थोड़ा, सॉरी सातवाहन तो हो गया ना, हाँ। अब आएगा सबसे इंपोर्टेंट, गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो पहले हो चुका है। गुप्त, जो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट, ऐसे कुषाण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो हमने इसके ज्यादा फैक्ट ले लिए थे, तथ्य ले लिए थे। अब शक, शुंग वगैरह ये थोड़े कम थे, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने वहां कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की, सॉरी मौर्य नहीं, मैं भी हो गया कंफ्यूज, गुप्त साम्राज्य, ठीक है? गुप्त साम्राज्य, विष्णुगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें, तो जो गुप्त साम्राज्य की बात करें, तो गुप्त साम्राज्य को ज्यादातर जो थे गुप्त लोग, वो वैश्य माने गए हैं। गुप्त साम्राज्य, ये जो गुप्त साम्राज्य, गुप्त लोग थे, ये ज्यादातर क्या माने गए हैं? वैश्य माने गए थे। मतलब जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वैश्य, सार्थवादी इनको कहा जाता है, तो वो माने गए थे स्टार्टिंग में। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके जो जो संस्थापक थे, सॉरी, जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त, जो कि लगभग 240 ईस्वी में, अब पूर्व की बात नहीं करेंगे, अब ईसा की बात आ गई है। ईसा मतलब जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद की बात है। तो 240 ईस्वी में इन्हें उन्होंने क्या किया? गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और लगभग 40 साल तक उन्होंने राज किया, तो 280 तक। तो ये संस्थापक की बात करें इसकी, वो कौन थे? श्रीगुप्त, लगभग 240 ईस्वी में आए थे और 280 ईस्वी तक इन्होंने राज किया, मतलब 40 साल इन्होंने राज किया। अगर और बात करें इनके उत्तराधिकारी की, तो जो श्रीगुप्त का जो लड़का था वो था घटोत्कच, ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच, कच, घटोत्कच, ठीक है। इसने भी क्या किया? 280 से लेकर 320 तक, मतलब इसने भी 40 साल राज किया। अगर अब बात करें जो पहला महान सम्राट की बात करें, जो पहला महान सम्राट था कौन से वंश का? गुप्त साम्राज्य। इन्होंने केवल राज किया था, थोड़ी ज्यादा प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की भी थोड़ी बहुत, तो इनका ज्यादा कुछ है नहीं है। जो महान सम्राट थे उन्होंने सबसे ज्यादा किया, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसको जो पहले महान सम्राट माने जाते हैं, महान सम्राट, वो कौन? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। देखो चंद्रगुप्त प्रथम क्यों? दो थे, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं मिली थी, ठीक है। चंद्रगुप्त पहले जो आए थे वो कौन थे? सबसे प्रतापी महाराजा थे। अगर हम बात करें इसका, अगर शासनकाल की बात करें, तो 319 से 334 तक, 319 ईस्वी से 334 तक, मतलब लगभग 15 साल इन्होंने राज्य किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनको महाराजाधिकार की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं, सॉरी, चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सी उपाधि मिली? महाराजाधिराज। ये याद रखना, महाराजाधिराज की उपाधि किसको मिली थी? चंद्रगुप्त प्रथम को। महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को मिली थी, ठीक है। इन्होंने एक संवत भी चलाया, गुप्त संवत। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत।
319 से 320 ईस्वी में, ठीक है। गुप्त संवत भी चलाया इन्होंने। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त की, प्रथम जो चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था, ठीक है, जो कि लगभग 335 से 380 तक, मतलब लगभग उसने 45 साल, ठीक है, लगभग 45 साल हो गए, 45 साल इसने। अगर मैं इसके उत्तराधिकारी की बात करूं, उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से क्योंकि 335 तक इन्होंने किया था, 34 तक, 35 से 380 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया, ठीक है। ये थोड़ा क्रूर टाइप का इंसान था, जो समुद्र का था ना, वो क्रूर टाइप का था। ये अशोक के बिल्कुल विपरीत मान सकते हो उसको। अशोक के विपरीत का मतलब क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि अशोका जो था, उसने एक ही लड़ाई लड़ी थी, कलिंग की, लेकिन उसके बाद थोड़ा उसको दुख हुआ तो उसने सही रास्ता अपना लिया था। मतलब युद्ध नहीं करना है किसी के साथ, किसी का राजपाट ऐसे नहीं छुड़ाना है, और प्रशासन की देखभाल कर मतलब देखभाल करना है, जनता की देखभाल करना है, ऐसा मतलब बिल्कुल शांतिपूर्वक और धर्म के मार्ग पर उसने चलना सिखाया। लेकिन ये इससे उल्टा था, थोड़ा क्रूर टाइप का था। इसका जो काम होता था, केवल हिंसा करना, विजय पर मतलब वो करना, विश्वास करना कि लड़ाई करो और जीतो किसी भी चीज को, तो केवल वही ये काम करता था। और इसने अपने राजपाट को इसलिए बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, केवल जीत के, लड़ाई करके, ऐसे। अगर भारत का नेपोलियन बोला जाए तो भारत का नेपोलियन यही था। समुद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलाता था? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता? समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को, मौर्य नहीं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसने भी बहुत सारी उपाधि इसको भी बहुत सारी उपाधि मिली, जैसे कि अश्वमेधकर्ता, विक्रम विक्रम का, और एवं परम भागवत। कौन कौन सी उपाधि मिली इसको? यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख जाएगा? नहीं, इधर लिख देता हूँ। एक तो अश्वमेधकर्ता, अश्वमेधकर्ता, ठीक है। और जैसे अश्वमेधकर्ता हो गया, विक्रमक हो गया, परम भागवत हो गया, विक्रमक, परम भागवत, ठीक है। उपाधि किसको मिली? सॉरी, समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। अश्वमेधकर्ता, विक्रमक और परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त को मिली। समुद्रगुप्त किसका उपासक माना जाता है? ये माना जाता है विष्णु का उपासक। ये किसको उपासक था समुद्रगुप्त? विष्णु का, ठीक है, विष्णु का उपासक, विष्णु का उपासक माना जाता है। अगर हम आगे बात करें समुद्र का, क्योंकि इसमें भी, इसके दरबार में भी बहुत सारी हस्तियां ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण की थी। जैसे समुद्र का जो दरबारी कवि था वो था हरिसेन। अगर क्वेश्चन आया हरिसेन किसका कवि था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसको मैं टाल देता हूं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। ये नोट्स बनाते जाना इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मैं तो कहानी की तो बताते रहता, नहीं तो केवल इसलिए मैं लिख देता हूँ कि आपके नोट्स बन जाएं अच्छे से। दरबारी कवि कौन था? हरिशेन था। ये इंपोर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। दरबारी कवि कौन था? हरिशेन था। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी की बात करें तो ये सबसे महान राजा चंद्रगुप्त टू, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, दो। ये लगभग 300, क्योंकि 380 तक उसने राज किया, तो 380 से ये आया और लगभग 412, मतलब 32 साल इसने, 412 ईस्वी,
इसने राज किया। जो फाहियान जैसे कि आपने सुना होगा फाहियान, क्योंकि आप मेरे को पता है आप भी तैयारी कर रहे हो अच्छी खासी। तो फाहियान जो चीनी यात्री था, तो वो इसी के दरबार में आया था। फाहियान जो चीनी यात्री था, वो बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आया था, बौद्ध धर्म के बारे में देखने के लिए। तो फाहियान था वो इसी के मैं आया था 1900 कह रहा हूँ 399 ईस्वी में समथिंग, और 1414 ईस्वी तक वो रहा, मतलब इसका शासनकाल भी खत्म हो गया था, तब तक रहा। तो यहाँ पर ये फाहियान था, फाहियान चीनी यात्री, ठीक है, किसके लिए आया था? बौद्ध धर्म का था वो, तो इसी के दरबार में वो आया था। किसके? चंद्रगुप्त टू के, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। और एक चीज और है, ये इन्होंने क्या किया था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, चंद्रगुप्त टू ने क्या किया था? शकों को हराया था। शक जो राज्य था, साम्राज्य, उसके राजा को हराया था। तो शकों के विजय में चंद्रगुप्त ने क्या किया? जो शक राजाओं की विजय जब इनको मिली, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किए? चांदी के कुछ सिक्के चलवाए। याद रखना, चांदी के सिक्के भी इसने चलवाए थे। कब? जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की, मतलब शकों से जब ये जीते थे, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? चांदी के सिक्के चलवाए। और एक इसके में भी एक राज कवि ऐसा था, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वितीय में, वो साव था, ठीक है, हाँ लिख देता हूँ, साव राजकवि। किसका? देखो यहाँ पे सब कुछ चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं। राजकवि साव था इसके में भी, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा कवि था, इसकी भी रचनाएं अच्छी खासी हैं, तो इसलिए हम इसके बारे में देखेंगे। सिर्फ साव जो राजकवि था, कौन से राजा के टाइम पे था? चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा के टाइम पे था। जैसे कि इनके शासन में भी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में 9 रत्न थे, 9 विद्वान थे ऐसे, जिनकी मंडली बना दी, जिसको हम नवरत्न भी कहते हैं। जैसे कि महाकवि कालिदास के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अमर सिंह, कालिदास, अमर सिंह, इन्हीं के 9 रत्नों में से माने जाते हैं। कौन कौन से? कालिदास, अमर सिंह, कौन थे? नवरत्नों में से, ठीक है, 9 रत्नों में से। कोई कालिदास की तो रचना है, अच्छी खासी रचना है, बात करेंगे इसकी भी। अमर सिंह, तो ये राज्य कवि थे, बहुत ही ज्यादा फेमस थे, तो ये 9 रत्नों में से माने जाते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त ने, देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि की थी। किस वजह से? उन्होंने शकों को हराया था। किसने? एक राजा ने हराया था उनको, तो उस टाइम पे विक्रमादित्य की उपाधि, उन्होंने अपने आप को क्या बोला था? विक्रमादित्य बोला था, तब से वो उपाधि के रूप में चलने लगा था। और बताया था कि 14 विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत में पाए गए थे, ठीक है, भारत में 14 लोग ऐसे थे जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, उनमें से एक था चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू को भी क्या थी? विक्रमादित्य की उपाधि, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली थी? चंद्रगुप्त टू को मिली थी। अगर हम बात करें इसके उत्तराधिकारी की बात, कि चंद्रगुप्त टू के बाद कौन आया? कुमार गुप्त आया, जिसको गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। इसने लगभग 454 ईस्वी तक शासन किया। किसने? गोविंद गुप्त ने, ठीक है, जिसको कुमार गुप्त भी कह सकते हो। और नालंदा विश्वविद्यालय, सबने देखा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखा नहीं होगा, सुना तो जरूर होगा, जो कि बिहार में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बनवाया था, वो किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। और कुमार गुप्त कौन था? चंद्रगुप्त दो का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कौन था? कुमार गुप्त, जिसको गोविंद गुप्त भी कहते हैं। इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय इसने ही बनवाया था। अगर और आगे चलते हैं, अंतिम राजा, अगर गुप्त साम्राज्य के अंतिम राजा की बात करें, तो गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम राजा था, वो था विष्णुगुप्त। अंतिम राजा कौन था? विष्णुगुप्त था, ठीक है।
किसका? गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो था विष्णुगुप्त था। अगर और आगे चले, जैसे कि सती आपने सुना होगा, सती होना। तो जब पहली बार जो सती होने का प्रमाण जो मिला है ना, वो इन्हीं के काल में मिला है। वो एक थे भोजराज नाम के कोई इंसान थे, उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी बाद नहीं उन्हीं में ही उनकी पत्नी ने उसमें आग में धकेल लिया था, मतलब सती हो गई थी भोजराज की। तो ऐसा माना जाता है कि पहली बार सती होने का जो प्रमाण मिला था लगभग 510 ईस्वी में, ठीक है? कि इन्हीं का ही वो था एक राजा भानुगुप्त, भानुगुप्त नाम का। उसी के टाइम पे क्या किया था, एक अभिलेख में बताया गया। कौन सा अभिलेख? एरड़ अभिलेख, ठीक है? भानुगुप्त के समय में कौन सा था? एरड़ अभिलेख। अभिलेख मतलब जिनके ऊपर लिखा रहता था तो उससे पता लगता था, जैसे कि अशोक के स्तंभ, अशोक की जितने भी अभिलेख हैं उसी से अशोक के हिस्ट्री के बारे में पता लगा, इतिहास के बारे में पता लगा। तो ऐसे ही एरन अभिलेख में पता लगा है जो सती हुई थी महिला, जो भोजराज नाम के कोई इंसान के, तो उसी से कहाँ पता लगा? 510 ईस्वी में। कब? 510 510 ईस्वी में प्रमाण मिले हैं इसके कि सती होने की प्रथा वो किसके टाइम पे? भानुगुप्त के टाइम पे। और पता कौन से अभिलेख से लगा है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एरड़ अभिलेख से, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। वैष्णव धर्म, ये क्या थे? जो गुप्त साम्राज्य का एक धर्म जो था, गुप्त साम्राज्य का पूरा धर्म वो कौन सा था? वैष्णव धर्म, ठीक है? वैष्णव धर्म को ही इन्होंने क्या किया? पूरे राज धर्म बना दिया। पूरे राज में ही वैष्णव धर्म के मानने वाले लोगों रहने लगे, मतलब बना दिया राज धर्म है केवल। होता नहीं है कि जैसे कि कोई कुल होता है कि जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पूरा कुल उसी की पूजा करेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो राज धर्म, इसको राज धर्म ही बना दिया। पूरे राजपाट में जो होता था पूरा उसका धर्म बना दिया। और ये यूज करते थे संस्कृत भाषा का। जो ये कौन क्या यूज करते थे? संस्कृत भाषा को यूज करते थे। जैसा कि आपने सुना होगा अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं जो कि किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं इन्हीं के टाइम की। वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। तो बौद्ध धर्म दो धर्मों में बटा हुआ था, महायान और हीनयान। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं, ठीक है? और बाकी की अन्य गुफाएं भी हैं, जैसे कि बाघ की गुफाएं जो कि धार में, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में देख रहे हैं, तो ये आएगा आगे आके, ठीक है? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। और अन्य गुफाएं जैसे कि बाघ की गुफाएं, ठीक है? तो ये किसमें? धार जिले में है, मध्य प्रदेश राज्य की। अगर थोड़ा और आगे चले, लास्ट इसका एक और बता देता हूँ, जिसमें और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं है। तो जो गुप्त साम्राज्य था ना, गुप्त काल पूरा गुप्त साम्राज्य का, इसको स्वर्ण युग भी कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर्ण युग में कहा गया है। क्यों कहा गया है? सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर। यहाँ पर लिख लेना स्वर्ण युग। इसको कहा गया है गुप्त काल को पूरा, जो भी पूरा गुप्त काल चल रहा था, गुप्त साम्राज्य चल रहा था, इसको पूरा स्वर्ण युग कहा गया है इसको ठीक है दोस्तों? ये हो गया इसके बारे में। तो बहुत है। और गुप्त स्वर्ण युग किस वजह से कहा गया? सांस्कृतिक के वजह से। इसकी संस्कृति इनके टाइम पर बहुत अच्छी अच्छी थी। तो ये छोटी छोटी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली चीजें मैंने बताई हैं। मैंने पूरी कहानी के तौर पर नहीं बताता गया हूँ, ठीक है? जब कहानी की बात आएगी तो हम उसके भी करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है पूरा। हमें उनमें कहानी किसी को सुनाना नहीं है कि ऐसा है, ऐसा 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 होता है। हमें केवल एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव देखा, आंसर लगाया, हमें केवल वो चाहिए अभी हाल फिलहाल, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है। बाद में जब उसकी बात आएगी, मेंस के लिए पढ़ेंगे, तब तब कहानी की तरह करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में जरूर याद रखना। तो दोस्तों अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। तो इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो। ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।